एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। 2014 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का अब यही नारा पूरे देश में गूंजेगा। लेकिन इस नारे के बाद भी क्या मोदी को सबका साथ मिलेगा? ये सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि आज जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसके तुरंत बाद मोदी ने देश की जनता के सामने 3 कस्में खाई। मोदी ने पहली कसम खाई कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो पूरा करेंगे। दूसरी कसम जो उन्होंने खाई वो ये थी कि वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। और मोदी ने तीसरी कसम खाई कि वो कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बद इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। मोदी की इसी तीसरी कसम से हर कोई हैरान था। लिहाजा बीच बहस में बड़ा सवाल यही है कि मोदी अपनी तीसरी कसम के जरिए आखिर किसे सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। मोदी आखिर इस सफाई के जरिए किसका साथ और किसका भरोसा जीतना चाह रहे थे। बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी ने अपने सपनों का घोषणा पत्र देश के सामने रखा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक एक करके मोदी इफेक्ट वाले घोषणा पत्र की लाइनें पढ़ी। घोषणा पत्र जारी होने के तुरंत बाद जब बारी आई नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने देश से 3 कस्में खाई। पहले सुनिए मोदी की ये 3 कस्में। मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। ये विश्वास देता हूं। मोदी की 3 कस्मों में से 2 कस्में तो चर्चा का विषय नहीं बनी, लेकिन मोदी की तीसरी कसम तुरंत ही बहस का मुद्दा बन गई। जरा एक बार फिर ध्यान से सुनिए मोदी की तीसरी कसम। मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। ये विश्वास देता हूं। अब बड़ा सवाल तो यही है कि मोदी ने ये तीसरी कसम किसके लिए और क्यों खाई। मोदी को ये क्यों कहना पड़ा कि वो बद इरादे से कभी कोई काम नहीं करेंगे। मैं बद इरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। ये विश्वास देता हूं। जानकारों की माने तो मोदी की ये तीसरी कसम खासतौर से 2 वर्ग पर केंद्रित थी। एक तो पार्टी के अंदर का मोदी विरोधी खेमा जो मोदी के पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के दिन से नाराज है, और दूसरा देश का अल्पसंख्यक समुदाय जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2002 के गुजरात दंगों को अब तक नहीं भूला है। इंडिया न्यूज ने भी बाद में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से मोदी की इसी तीसरी कसम पर सवाल पूछे, मोदी के मन की बात जानने की कोशिश की। हालांकि रविशंकर प्रसाद इस सवाल पर कहीं न कहीं झुंझलाते जरूर दिखे। अल्पसंख्यक के लिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गोवा में हमारे उप मुख्यमंत्री क्रिश्चियन हैं। विपक्ष कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अब तो ठीक है, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, आप मत कहिए। 9 हमारे एमएलए क्रिश्चियन हैं। आज आप देखिए गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सबके लिए चिंता हो रही विकास की। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल भी जन्म लेता है, क्या मोदी के आश्वासन के बाद देश का अल्पसंख्यक वर्ग उन पर भरोसा कर पाएगा? क्या पार्टी में जब तब उठने वाली मोदी विरोध की आवाजें शांत हो जाएंगी? अल्पसंख्यकों की मन की बात देश 16 मई के बाद जानेगा। लेकिन पार्टी में मोदी के बढ़ते कदम शायद ही विरोधियों को रास आ रहे हैं, जिसकी वानगी भी आज के दिन ही दिख गई। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब एक एक कर घोषणा पत्र की लाइनें पढ़ते जा रहे थे तो मंच पर मौजूद आडवाणी और सुषमा स्वराज का चेहरा मायूसी और उदासी की चादर ओढ़ता जा रहा था। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि मोदी ने आखिर ये 3 कस्में किसका भरोसा जीतने के लिए या किसको भरोसा दिलाने के लिए खाई। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है इस पर बहस करने के लिए। हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी राय, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना नवाबुद्दीन नक्शबंदी, इमाम शाही जामा मस्जिद सफदरजंग से। इन सबसे बातचीत शुरू करें इससे पहले आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि मोदी ने आखिर जो कस्में खाई, 3 कस्में, वो क्या थी। मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा।
दूसरा मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। मैं बद इरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री, विजय शास्त्री जी, किसको ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं, किसका भरोसा जीतने के लिए मोदी ने इतनी बड़ी ये बात कही कि मैं बद इरादे से कभी कोई काम नहीं करूंगा? लगता है विजय शास्त्री ऑडियो प्रॉब्लम है, उनकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। उनके पास फिर चलेंगे, लेकिन इस बीच बात करते हैं प्रेमचंद मिश्रा से, कांग्रेस प्रवक्ता। उन्होंने क्या एनालाइज किया, कांग्रेस क्या समझ रही है इस बयान के पीछे? प्रेमचंद मिश्रा जी, मोदी कहते हैं कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, आज उन्होंने ये बात कही, तो क्या इशारा हो सकता है उनका? आपने क्या इंटरप्रेट किया, आपकी पार्टी ने? देखिए, जो कुछ भी नरेंद्र मोदी जी ने आज एक वादे के तौर पे किया है, मैं समझता हूं हर व्यक्ति अपने आप का असेसमेंट खुद करता है कि वो किस किस्म का व्यक्ति है। मोदी जी का यह कहना कि मैं अब कोई नेक इरादे से काम करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये तो एक उसी अपराधी की तरह भाषा लगती है जिसके ऊपर कई आरोप लगते रहे हों, और जब वो न्यायालय में पेश होता है तो कहता नहीं, अब मैं सुधर गया हूं, कुछ नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा करिए। इसका मतलब श्री मोदी को खुद पता है कि देश की जनता के मनोभाव उनके प्रति क्या है, देश की जनता का माइंडसेट नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर क्या है, और उसी से ग्रसित होकर उन्होंने एक तरह से वादा किया है और ये करने का साबित करने की कोशिश की है कि मैं अब वो नहीं रहूंगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो अच्छा काम करूंगा, अच्छे ढंग से व्यवहार करूंगा। और इनसाइड बीजेपी एंड आउटसाइड बीजेपी, जो उनको लेकर एक तरह तरह के सवाल हैं, लोगों के मन में एक भय है, कहीं न कहीं लोगों को एक डर है कि मोदी के आने से क्या क्या होगा। तो इस चीज को मोदी जी से बेहतर और कौन जानता है कि श्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली क्या है। नरेंद्र मोदी अब तक जो करते रहे हैं उसी आधार पर उनके प्रति लोगों की धारणा बनी है। मौलाना साहब, एक बड़ी वजह है जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी ने आज इस तरह के दावे किए। जी, आपके पास आऊंगी मैं। मौलाना साहब, आपने इस भाषण से क्या समझा, इस बात से खास तौर से कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा? क्या आपके मुताबिक ये अल्पसंख्यक समुदाय को एड्रेस था उनका, उनके लिए संकेत था ये? आपको क्या लगता है? ये आज इलेक्शन के मौके पर ये वायदा कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर है कि जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है, कोई सरकारी ओहदा लेता है, तो वो उसके अंदर हलफ लेता है। जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, इन्होंने हलफ लिया था ईमानदारी से काम करने का, सारी जनता की सेवा करने का। जब ये उस वायदे को पूरा नहीं कर सके तो आइंदा की क्या उम्मीद रखी जाए? गुजरात की जनता के साथ इन्होंने क्या इंसाफ किया? विकास की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए। भुज में जलजला आया था, मैं गया था भुज के अंदर, मैं जानता हूं कैसे कैसी मुसीबत पीटी है लोगों ने, कैसी कैसी परेशानी उठाई हैं, और इन्होंने जाती तौर पर सरकारी सतह पर कोई विकास नहीं किया था। लोगों ने दूसरों से कर्ज ले लेकर के अपने घरों को ठीक करा, अपनी जो है तो खिदमत खुद करी, मगर सरकारी सतह पर इन्होंने कोई मदद नहीं करी थी। तो लिहाजा आज आपके दिल में जो बात थी वो जुबान पर आ गई। क्या हाँ, पहले जो 2000 में आप कर चुके हैं उसमें आपका बद इरादा मौजूद था कि ट्रेन में आग लगाने वालों को सबक सिखाओ। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है मौलाना साहब, लेकिन वो आग लगाने वाले जो है अंदर से आग लगी थी, बाहर से नहीं लगी थी। हमारे नौजवान भाई जो शीतल जी अंदर मौजूद इमाम साहब को वो सारे के सारे भोले भाले मौलाना साहब को नियंत्रित करने के लिए जो ठीक है मौलाना साहब, आपने अपनी बात रखी। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी का पक्ष लेना भी इसमें जरूरी है। मैं आपके पास आ रही हूँ विजय जी, आपको क्या लगता है, क्या किसको भरोसा दिला रहे हैं? वो बाहर के अल्पसंख्यकों को भरोसा दिला रहे हैं या अपनी पार्टी के अंदर जो लोग जिन्हें उनके ऊपर विश्वास नहीं है, जो हमने आवाजें उठती हुई देखी हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं? आखिर किसको भरोसा दिलाने की कोशिश की आज नरेंद्र मोदी ने ये पंक्ति का इस्तेमाल करके? शीतल जी, उनके एक पंक्ति का भी अर्थ देखें तो वो भी स्पष्ट है, और उनके पूरे भाषण का लबोलबाब देखें तो वो भी ठीक है। उसमें उन्होंने जो विश्वास दिलाना चाहा है, उन्होंने कहा है स्पष्ट
कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम गरीबी का ढोंग नहीं रखेंगे। मैं आपको समझ सकते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। ऐसे शब्द का प्रयोग अगर नरेंद्र भाई मोदी करते, शीतल जी मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, इस पंक्ति का हमें मतलब समझा दीजिए कि किसको भरोसा दिला रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने स्पष्ट देश की जनता को कहा है कि हम इस देश में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम गरीबी हटाओ नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। बद इरादे के पीछे क्या भावना छुपी हुई है? स्थिति में सामने आता है बद इरादा उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ऐसी आने जा रही है जो गरीबों के लिए काम करेगी। विजय शास्त्री जी, बद इरादा शब्द का उन्हें इस्तेमाल क्यों करना पड़ा कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा? क्या उनके मन में कोई ऐसी बात है कि लोग उन्हें ऐसा समझ रहे हैं, या पार्टी के अंदर के लोग ऐसा समझते हैं, आशंका है उनको कि मोदी पीएम बन जाएंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है? मतलब क्या ये शब्द स्पेसिफिकली क्यों उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, ये आप हमें समझाइए। देखिए, किसको एड्रेस कर रहे थे? समझ गया शीतल जी। अभी आप देखेंगे, अगर गत 2-4 सालों का अगर अनुभव ले तो राजनीतिक सेक्टर में उनके ऊपर क्या क्या नहीं आरोप प्रतिपक्षियों ने लगाए हैं, किस किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये सारी बातें उनके सामने आई हैं। पर उनके मन में स्पष्ट ये बात है कि उनको सेवा करना है। देश जो आर्थिक बदहाली की तरफ चला गया है, महंगाई की तरफ बढ़ गया है, घोटाले और खोखला हो विजय शास्त्री जी, आप ना मेरे सीधे सवाल का सीधा उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं, आप घुमा फिरा रहे हैं। मैं सीधी आप जब तक उस बद इरादे वाली पंक्ति पे गौर कीजिए, उसका जवाब तैयार कीजिए, तब तक मैं सीपी राय के पास चलूंगी, समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय जी। जवाब मिल भी नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। बद इरादा, नेक इरादा, इसके अंदर आप फर्क कीजिए। काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। उनके मन में थोड़ा सा भी ऐसी कोई बात नहीं रहेगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी विषय पर बात नहीं करते। तकलीफ हो। दूसरे सोनकर शास्त्री जी के साथ दिक्कत यह है कि ये बेचारे कैसे बताए कि मोदी के मन में क्या है। बिल्कुल, मोदी के मन की बात विषय पर ही बात नहीं जान पाए। अभी इमाम साहब ने जो कहा है इतना बड़ा नहीं जान पाए। भुज में जो भूकंप आया था उसमें अल्पसंख्यक वर्ग, शीतल जी क्या मेरा समय आएगा क्या? हाँ, बोलिए सीपी राय जी, आप बोलिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो गुजरात दंगे के बारे में भी कहा है, वहाँ पुलिस की गोलियां चली थी जिसमें 500 के लगभग। सोनकर शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैंने आपको मौका दिया था। अब सीपी राय जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सीपी राय का वक्त है ये, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी शीतल जी, 2-3 बातें गौर करने की है शीतल जी। पहली बात तो आज इनका मुद्दा है इनके घोषणा पत्र के जारी होने का, जो एक टोटल कोरा झूठ और कागज का पुलंदा मात्र है और कुछ नहीं है। उसमें से 3 विवादास्पद मुद्दे अगर हटा दिए जाए, मंदिर 370 और कॉमन सिविल कोड, उसके अलावा बाकी वो सारे घोषणा पत्रों की नकल है। नंबर 2 बात, आप उनके इरादे की बात कर रही हैं, उनका इरादा कौन बता सकता है? वो खुद अपने इरादे की बात पटेल नहीं उनका इरादा जान पाए, जिस तरह से जब बाकी लोग उनका इरादा नहीं जान पाए, जो अडवाणी नहीं जान पाए। सोचे, और हमारे घोषणा पत्र का आज तो पूरा देश तारीफ कर रहा है, पर इन्हें थोड़ा सा भी सोनकर शास्त्री जी आ रहा है। 2 बातें समझ। अरे सोनकर शास्त्री जी, 2 बातें जान लीजिए। पत्र के नाम पर आपने शपथ लिया था, जनता पार्टी आपने संविधान की शपथ लिया था, और संविधान की शपथ लेने के बाद आपने उस संविधान की शपथ को गाली दी थी। आपने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया था कि आप बाबरी मस्जिद बचाएंगे। ये हलफनामा आपने न दायर किया हो तो हिंदुस्तान की जनता के सामने आप मना कर दीजिए कि आपने नहीं जारी किया है, और आपने संविधान को तोड़ा, संविधान की शपथ को तोड़ा। आपने हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने के बाद बाबरी मस्जिद पर आक्रमण किया और बाबरी मस्जिद गिराया। जिन लोगों का इतिहास संविधान की शपथ तोड़ने का है, जिन लोगों का इतिहास सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करके उसके विपरीत काम करने का है, उनके किसी बात पर कैसे विश्वास किया जाए? और जिस नेता ने यह कहा है, उसी नेता के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन नहीं किया, तो जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद टिप्पणी किया हो, जिस नेता ने यह कहा है,
उसी नेता के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जनता का पालन नहीं किया, तो जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद टिप्पणी किया हो उसके बारे में कैसे विश्वास किया जाए। और दूसरी बात, आप जो गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं सोनकर शास्त्री जी बात कर रहे हैं। अच्छा सोनकर शास्त्री जी, सोनकर शास्त्री जी, जीपी राय जी, सोनकर शास्त्री जी, मैंने आप दोनों का शास्त्रार्थ सुन लिया, जनता ने भी सुना। लेकिन सोनकर शास्त्री आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी के इरादों पर शक है किसे? आखिर नरेंद्र मोदी के इरादों पर शक है किसे, जिसकी उनको आशंका है, जिसकी उन्होंने सफाई दी है? शास्त्री जी अगर बात बोलने नहीं देंगे तो पूरी डिबेट पे आप बोल नहीं पाएंगे। सोनकर शास्त्री जी, आखिर किस उनके इरादों पर शक किस है जिसकी आशंका करते हुए उन्होंने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि मैं बद इरादे से काम नहीं करूंगा? उनके देखिए, उन्होंने भरोसा एक सामान्य व्यक्ति को दिलाने की कोशिश किया है। उन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं को बताया है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। उनकी दो अन्य बातों को भी ध्यान दें। उन्होंने कहा मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, अगर कुछ करूंगा तो इस देश के लिए करूंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि हम विकास के लिए करूंगा, हम जनता के लिए करूंगा, और मैं कोई काम बद इरादे से नहीं करूंगा। यानी हमारे उन्होंने ये बात कहकर मुख्यमंत्री है, बहुत बड़े विशाल हृदय का परिचय दिया है। उसको समझने की तो कोशिश तो किया जाए। नहीं, पहले बद इरादे से कोई काम किया था? जनता विकास का तो उन्होंने इतिहास रचा है। उनके विकास का चर्चा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में हो रहा है। जनाब भाई साहब, आप है कहाँ, किस दुनिया में है? चलिए प्रेमचंद मिश्रा के पास चलते हैं, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा, देश के लिए तो काम किया है, उन्होंने अपने लिए क्या किया है? ठीक है, मिश्रा जी को सुने। अपने लिए क्या किया है? सब कुछ देश के लिए किया है। अडानी के लिए क्या किया है? दोनों के ठीक है, मिश्रा जी कुछ नहीं है आपके यहाँ का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। सब एक साथ बोलेंगे तो किसी का जवाब नहीं मिलेगा। सच्चाई को आप लोग गुमराह नहीं कर सकते हैं। देश देख रहा है, जी शास्त्री जी, पूरा देश देख रहा है कि आपकी पार्टी के मुखिया किसके लिए कर रहे हैं। शास्त्री जी, वंश के लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। हम भी सुन रहे हैं, 100-200 पीढ़ियों के लिए जमा कर देना चाहते हैं। जेल में भिजवा देंगे, गोली मरवा देंगे। सीबीआई सोनकर शास्त्री जी, सोनकर शास्त्री जी, मेरे सीधे सवाल का आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं और निरंतर बोले चले जा रहे हैं जिससे कोई और अपना पक्ष रख नहीं पा रहा है। जीपी राय जी, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगी आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें, हम तीसरा पक्ष भी लें। प्रेमचंद मिश्रा जी। कांग्रेस के नजर में इस घोषणा पत्र को हम एक गैर जिम्मेदार घोषणा पत्र इसलिए मानते हैं कि आज जब इस देश का एक बड़ा हिस्सा, कुछ एक हिस्से में मतदान शुरू हो गया, उसके बाद आपने घोषणा पत्र जारी किया है। यह मैं समझता हूं पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया है। कहीं न कहीं उस इलाके के लोगों के प्रति इनका एक तरह से अनादर प्रकट हुआ है। नंबर 2, जिस तरह की बातों को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला है। सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। सोनकर जी, बनाया जाता है, मैं आपसे ज्यादा हल्ला कर सकता हूं। सोनकर जी तो जल्दीबाजी में नहीं बनाया जाता है। नो सोनकर, सुनिए, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर आपको किसी अगर गलत बातें बोलेंगे तो सीताजी को हमको भी समझ देना होगा। घोषणा पत्र में आपकी गलत बात को दुनिया के सामने कह रहे हैं बिना भेदभाव के काम करेंगे। सुन लीजिए और सुनिए, बर्दाश्त करिए। आपने आज मतदान के सरकार को घोषणा पत्र जारी किया है, यह आपकी बहुत बड़ी गैर जिम्मेदार हरकत है। और उसके बाद जो कुछ भी आपने अपने घोषणा पत्र में आज वादे किए हैं, वो ट्रू कॉपी लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से आपने नकल कर ली है। आपने हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाओं के बारे में अनाउंसमेंट किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र में 100 दिन में महंगाई खत्म करने की बात कही गई थी। क्या बात कर रहे हैं? इतनी झूठी बात कही गई थी। आपने चोरी किया क्या है, आपने 100 दिन में महंगाई कम हुई? चोरी की है, आपने भाजपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अशब्द शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस से इसकी उम्मीद की जा सकती है। आपकी कोई मौलिकता नहीं है, आपसे इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। मंदिर का माना जो रहा है, आप इस समय महंगाई और भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं देश में। इस देश के
महंगाई और भ्रष्टाचार में पिसती हुई देश की जनता के लिए भ्रष्टाचार का कैसे जवाब देंगे? किरण जब पैदा हो रही है तो आपको जुल्म हो रहा है, सिपाहियों के ताबूत में पैसा खा गया हो, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात में अच्छा नहीं लगता। इमाम बुखारी जैसे लोगों के साथ विधानसभा में बैठ करके नंगी दुनिया से पकड़े जाए, चरित्र की बात करता हुआ नहीं लगता। जिसके यहाँ यदुक्ता हो, चलिए जिसका खुद है पार्टी अध्यक्ष, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। चलिए मैं मौलाना साहब के पास आऊंगा। मौलाना साहब, अगर नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि मैं पद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, अब किसी के लिए भी वो टारगेटेड हो, अल्पसंख्यकों के लिए हो, पार्टी के अंदर जो उनके विरोधी है उनको टारगेटेड हो, तो अगर वो ये बात कह रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, तो उसे शक की निगाह से देखना जायज है क्या? आपका क्या कहना है? नहीं तो पहले ऐसा क्यों कर चुके वो? आप जो यकीन दिला रहे हैं किसी भी फिरके को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी समुदाय को, तो क्यों इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि मैं ये कहूं कि मेरे जो पहले बद इरादे से काम हो गए, गलतियां हो गई, उसको मैं किनारे कर रहा हूं, लेकिन आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मौलाना साहब, आप समझने की कोशिश करें उसको। ये प्रूफ हो गया कि मोदी अब तक बद इरादे से शास्त्री साहब समझाने की आप कोशिश कीजिए, समझाने की आप कोशिश कीजिए कि आखिर हमारे नरेंद्र मोदी साहब को उन लोगों के ये बात कहने का जो बदले की कार्रवाई करते ये वक्त हैं, क्यों मिला है? जो बदले पहले कभी उन्होंने अल्फाज ये नहीं कहे। आपको मालूम है सन 2000 के वाकयात में पूरी दुनिया के अंदर कांग्रेस हिंदुस्तान को बदनाम क्यों हुए? तो सवाल ये है क्या आप जो बाहर की मुल्कों की हम पूरा देश कह रहा था सकेंगे? अच्छा एक फैमिली अपनी कार में जा रही थी गुजरात के अंदर, उसकी कार रोक कर शासित प्रदेशों में ठीक है। मौलाना साहब, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। सोनकर शास्त्री, सोनकर शास्त्री से मेरा सीधा सवाल है, और अगर आप सीधा जवाब देंगे तो हम सब अप्रिशिएट करेंगे। सोनकर शास्त्री, ये कहा मौलाना साहब ने और कांग्रेस ने भी कि एक तरह से मोदी ने ये बात कहकर इस बात को साबित कर दिया कि उन्होंने बदनीयती, बद इरादे से काम किया है, तभी ये सफाई देने की नौबत आई। ऐसा मौलाना साहब भी कह रहे हैं और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये शीतल जी, ये सफाई नहीं है, आप अमित शाह बल्कि पूरा देश जानता है। अगर नरेंद्र मोदी बद इरादे से कोई काम नहीं करेंगे, दूसरों की क्या गलती है? अमित शाह को पूरा देश कह रहा था कि तमाम मुख्यमंत्री कह रहे थे कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भेदभाव कर रही है। आज इसको इस सेंस में भी लिया जा सकता है कि अगर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनती है तो इस देश में कोई भेदभाव के साथ नहीं काम होगा, बल्कि इस देश के विकास के साथ, जनता के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ एकदम समान भाव में व्यवहार किया जाएगा। जो काम आप गुजरात में करते रहे हैं, जहां हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, जहां महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, गुजरात में क्या काम हो रहा था जरा प्रेमचंद जी ये बता दीजिए। आपकी सरकार में तो सैकड़ों 300 से ज्यादा दंगे हुए गुजरात में, मोहल्ले और गांव में बिजली नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण दंगा हुआ था के चौकीदार के लिए, और उस दंगे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का कार्रवाई हुआ था। अरे जब आप पुलिस फायरिंग में काम नहीं कर पाए, 450 हिंदू मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। देश इस पर कैसे, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप लोगों ने तो देश को आज 60 सालों में देश को जहां गरीबी हटाने की बात करते थे, आप लोगों ने गरीबी को बढ़ा दिया है। आज गरीबों की संख्या 65% हो गई है। आज नौजवान पैदा हो रहे हैं तो गरीबी के आलम में पैदा हो रहे हैं। देश के लोगों का जीवन बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है और आप लोग नए हॉस्पिटल खोले हैं, नई सड़कें बनाई हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी वाली बात पूरे देश में विकास हुआ है।
आपने विकास दर हम तो आपसे विकास दर की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। हमारे देश का विकास दर जब एनडीए सरकार में 9% था, लेकिन आपकी सरकार में आज विकास की दर 4%। आप लोगों ने आपस में काफी बहस कर ली। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, चलते चलते छोड़कर लीजिए। एक बार फिर आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, सीधे जवाब की अपेक्षा रखती हूँ। प्लीज बता दीजिए कि ये जो उन्होंने बद इरादे शब्द का इस्तेमाल किया, ये आखिर वो किसको भरोसा दिला रहे थे? अल्पसंख्यकों को, अपनी पार्टी के अंदर जो उनके विरोधी हैं उनको, या अमित शाह ने जो हाल फिलहाल में बयान देकर फजीहत की है उसकी सफाई पेश कर रहे थे? ये स्पष्ट बता दीजिए। वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से सीधा जवाब। राजे ने भी कहा है, वसुंधरा राजे जी ने भी इसी तरह का बयान दिया। शीतल जी, मैं एकदम सीधे बतलाना चाहता हूँ। राजस्थान के अब इनको चुप करा दे तो मैं सीधे बता दूं। बोलिए कि यूपीए सरकार के ऊपर सैकड़ों ऐसे आरोप लगे कि ये बदनीयती के साथ यूपीए में मत जाइए। कांग्रेस शासित सीधा सवाल नरेंद्र मोदी के बयान भेदभाव के साथ व्यवहार करती है। आप फिर घुमा रहे, सीधा जवाब नहीं देंगे। स्पष्ट कहा है कि हमारे शासनकाल में अगर हमारी सरकार आती है तो कोई भेदभाव नहीं होगा। मौलाना साहब वो कह रहे हैं कि भेदभाव स्पष्ट उन्होंने कहा है हमारी सरकार आती है। आप संतुष्ट हैं, मुतमईन है इस जवाब से कि यही इरादा रहा होगा नरेंद्र मोदी का जब उन्होंने ये बोला? मौलाना साहब अभी देखिए, यही वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि ये अल्फाज किसके लिए कहे हैं, मुसलमानों के लिए कहे हैं, किसी और अक़लीती फ़िरक़े के लिए कहे हैं, या अपनी पार्टी के नाराज ग्रुप के लिए कहे हैं? ये तो वाज़ेह हो पहले। अरे इमाम साहब कहीं जल्दी इमाम साहब, आज भी मुस्लिम वर्ग का सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास है तो गुजरात में है। आज भी वहां पर BMW और स्कोडा गाड़ियां सबसे ज्यादा अगर मुसलमान वर्ग के लोग कहीं चलते हैं तो गुजरात में चलते हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान वर्ग ये निरंतर बहस का मुद्दा है, इस पर हम आगे भी बहस करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सबने इस बहस में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज।